देखो, कल हम लोगों ने रेक्टेंगल का थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था। आज हमें रेक्टेंगल का क्या पढ़ना है, थ्योरम नंबर 2। तुम्हारी बुक में जो मैथ्स की बुक है उसमें दोनों थ्योरम को एक ही लाइन में लिख दिया है कि रेक्टेंगल्स की जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। पहला जो हमने कल सीखा क्या, डायगोनल्स इक्वल, और ये बाइसेक्ट करेंगी, ये आज सीखेंगे, ठीक है। तो आज का हम लोगों का थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास एक कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, बोलो, रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल में अगर आप क्या बनाते हो, डायगोनल्स बनाते हो, तो डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल क्या करेंगी, बाइसेक्ट ईच अदर। ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। क्या है बात समझ आ रही? रेक्टेंगल के बारे में तो बेसिक आइडिया है, बोलो कौन है रेक्टेंगल भाई? कि एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल, जब भी कोई पूछे ना तो ऐसा बोलना कि एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल या फिर एक ऐसा 4 साइडेड फिगर जिसमें इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल, और इसका ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। ऐसे डिफाइन करना उसको, ठीक है। सिर्फ इतना बोल दूँगी अरे उसका हर एक एंगल 90 है, तो क्यों, स्क्वायर में भी हर एक एंगल 90 हो सकता है ना, फिर तो ऐसा नहीं करते क्या। अब बोल रहा है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। पहले तो ये जो वर्ड है, क्या तुम्हें इस डायगोनल वर्ड का मीनिंग पता है, बोलो क्या? ओके, अगर मैं रेक्टेंगल के अपोजिट वर्टेक्स को क्या कर दूँ, ज्वाइन कर दूँ, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिली, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन इज नोन एज व्हाट, डायगोनल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल। कितनी डायगोनल होती है क्वाड्रिलैटरल के अंदर? 2। डायगोनल 1 और ये हो गई आप लोगों की दूसरी डायगोनल 2। क्या इतनी मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ओके, अभी हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, हमने रेक्टेंगल का मतलब देख लिया, हमने डायगोनल का मतलब देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज बाइसेक्ट। देखो, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंटरसेक्ट, ठीक है, यानी कि 2 चीज़ों ने एक दूसरे को कट किया। कट इक्वल पार्ट्स में होगा, अनइक्वल पार्ट्स में होगा, इससे कुछ भी समझ में, बस कट होगा, दैट इज नोन एज इंटरसेक्ट। बट बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जो भी 2 लोगों को आप बाइसेक्ट करवा रहे हो, वो दोनों इस तरीके से बाइसेक्ट हो रहे हैं कि मतलब कट होने के बाद उनके क्या हो गए, इक्वल टुकड़े हो गए। हिंदी मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, करोड़ वर्ष हो गए मुझे क्योंकि हिंदी लिखे हुए, लेकिन क्या हो गए, इक्वल टुकड़े हो गए। इट मीन्स है अगर बाइसेक्ट होने से पहले अगर ये डायगोनल लेट से AC थी और मान लेते बाद में ये 2 डायगोनल्स आपस में कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं, O पॉइंट पर, तो ये क्वेश्चन वाला तुमसे ये कहना चाह रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये होता है कि डायगोनल AC के कितने इक्वल पार्ट्स हुए, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। मतलब मैंने AC को कितने इक्वल टुकड़ों में तोड़ दिया, बोलो 2 इक्वल टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या होंगे बोलो AC के 2 इक्वल टुकड़े, A से लेकर O और C से लेकर, ठीक है। तो यानी कि क्या मैं लिख सकती हूँ, AO इज इक्वल टू आपका व्हाट, CO। ये होता है बाइसेक्ट कि कटने के बाद मेरे कितने टुकड़े हो जाएंगे, 2 इक्वल, ठीक है। वैसे ही एक दूसरी डायगोनल भी थी, बोलो कौन, BD। तो BD के भी ज़रूर क्या हुए होंगे, 2 इक्वल पार्ट्स हुए होंगे, है ना। तो बताओ 2 इक्वल पार्ट्स होने के बाद क्या होगा, उसका BO किसके इक्वल आ जाएगा, उसके DO के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज का हमारा प्रूफ क्या है, हम जानते हैं रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, जिसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90, जिसकी डायगोनल्स क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन हमको इन सारी बातों को क्या करना है, प्रूफ। तो तुम्हारी बुक के सिलेबस में से 2 ही चीज़ों का प्रूफ, क्या, एक डायगोनल्स होनी चाहिए इक्वल, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज हमें क्या करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। शुरू करें, क्या थ्योरम की लाइन का मीनिंग है, क्या वो तुमसे प्रूफ करवाना चाह रहा है, वो सब क्लियर है, ठीक है।
सबसे पहले यार एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक रेक्टेंगल होना ना, जिस डायग्राम को देख देख कर मैं क्या प्रूफ करूँ, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ड्रॉ कर लिया, हम लोगों का एक प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा रेक्टेंगल, थोड़ा बदसूरा दिख रहा है, रुको इसको ठीक कर लेते हैं। 3 बार कॉन्ग्रुएंसी निकालना मतलब कंपल्सरी। उसके जो रूल्स होते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी के, मैं बोली सैटरडे को मुझे याद दिला देना, उन रूल्स में 3 स्टेप चाहिए ही होती है, तो 3 के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए चलो आ जाओ, इसको नाम देते हैं लेट्स से PQRS। तो अगर बताओ मुझे गिवन लिखना होगा तो मेरा गिवन क्या होगा कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। आप कोई भी थ्योरम करो, सबसे पहले आपको आपके क्वाड्रिलेटरल की क्या मेंशन करनी है, शेप, ताकि अगर आप आगे जाकर उस पर्टिकुलर शेप की कोई प्रॉपर्टी यूज़ करो कि अरे इसके तो हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो सामने वाले को समझ में आ जाए अच्छा क्योंकि रेक्टेंगल था इसलिए इसका हर एंगल कितना है 90 डिग्री। खैर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे बातचीत किसके लिए की जाएगी, डायगोनल्स के। तो डायगोनल बनाना बहुत ज़रूरी है। बोलो पहली डायगोनल क्या होगी, P से लेकर R, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। अच्छा दूसरी डायगोनल बोलो कौन होगी, Q से लेकर S। इस क्वेश्चन में क्योंकि डायगोनल्स के बारे में बातचीत हो रही है तो हमने भी डायगोनल बना ली। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। अभी क्योंकि ये बात प्रूफ होने की है, जैसे कोर्ट में ये प्रूफ होने का होता है ना कि अच्छा ये मुजरिम है, अभी ये प्रूफ होने का है कि ये दोनों आपस में क्या करेंगी, बाइसेक्ट। तो जब प्रूफ होने का है तो उससे पहले हम लोग कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इंटरसेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि डायगोनल क्या नाम है बोलो उसका, PR, एंड दूसरी वाली कौन है बोलो, डायगोनल QS। ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ईच अदर। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बोलो, एट पॉइंट O। क्या ये बात दिमाग में गई, पक्का। अब हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, व्हाट इज़ आवर एम। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ हमारा एम क्या है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बता दिया उसने कि ये प्रूव करके दिखाओ कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है का क्या मतलब होता है कि जो भी डायगोनल है उसके क्या हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स। तो बोलो मुझे क्या प्रूफ करना है, अकॉर्डिंग टू फिगर मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो बड़ी सी डायगोनल है PR, इसके 2 इक्वल पार्ट हो गए, 1 पार्ट इज PO एंड अनदर पार्ट इज व्हाट, RO। ठीक है, मतलब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि सेग PO कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल होना चाहिए किसके, सेग RO के। वैसे ही जो दूसरी डायगोनल है बोलो कौन, Q से लेकर S, ये भी बाइसेक्ट हुई है, इसके भी कितने इक्वल पार्ट्स हुए होंगे, 2। तो यानी कि ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, ये मुझको यहाँ पे प्रूव करना है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, सेग QO इक्वल टू सेग SO। पक्का, डायग्राम गिवन टू प्रूफ, कुछ दिक्कत। इस पर्टिकुलर थ्योरम में अलग से तुम्हें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की नीड नहीं, जो तुमने 2 डायगोनल्स बनाई हैं, एक रेक्टेंगल लिया है, वो सफिशिएंट है। अब आगे मैडम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो क्वाड्रिलेटरल का कोई भी प्रूफ करो, द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल। जैसे अगर आप खेती कर रहे हो तो आपको खेती करने से पहले जो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी वो क्या, सिलेक्शन ऑफ सीड, गुड सीड्स। आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने अच्छे से खेत जोत लिया, अपने उस खेत की बहुत क्या कहते हैं पानी वानी डाला, सींचा, सब किया। अगर आप सीड्स पुअर क्वालिटी के यूज़ करोगे या अच्छे सीड्स यूज़ नहीं करोगे, बोलो क्या होगा, खेती की फसल अच्छी आएगी, नहीं आएगी ना। तो इसीलिए में सीड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो वैसे ही जब आप क्वाड्रिलेटरल के किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके लिए बोलो क्या ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी होता है, आपके लिए ट्रायंगल ज़रूरी होती है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हमेशा किस में लगती है, ट्रायंगल्स में लगती है। कॉन्ग्रुएंसी हमेशा किस में लगती है, ट्रायंगल्स में ही लगती है। ऐसा कभी होता है क्या कि मैं
रेक्टेंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी लगा रही हूँ? नहीं, कॉन्ग्रुएंसी बोलो हमेशा कब लगेगी? ट्राइंगल्स के लिए ही लगेगी। क्या बात भेजे में जा रही है? अच्छा, अब मैडम कौन से ट्राइंगल चूज़ करें? यहाँ तो बहुत सारे हैं, कोई भी चूज़ कर लें क्या? नो, ट्राइंगल इस तरीके से चूज़ करना, दिमाग पे जोर डालने के बाद कि प्रूफ जो तुम कर रहे हो सेक पी ओ इक्वल टू आर ओ, वो उस ट्राइंगल में होना चाहिए। मतलब उस ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए कौन? पी ओ। उस ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए बोलो आर ओ। अब तुम अपनी आँखों से देखो और देख के मुझे बताओ कौन सा ट्राइंगल लूँ सच दैट कि उसमें पी ओ आए। कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू आर। ओके, अगर मैं पी क्यू आर लूँगी तो उसे पी ओ कहाँ से आएगा? बताओ कैसे आएगा पी ओ? ये तो पी ओ से बड़ी चीज़ आ गई, ये तो हम लोग पी ओ से आगे चले गए। तुम्हें सिर्फ पी और ओ इतना ही चाहिए, उसके आगे का पार्ट नहीं चाहिए। तो वो लोग कौन सा ट्राइंगल लोगी? पी ओ क्यू। वेरी गुड, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग? POQ। पी ओ क्यू। मतलब ये एक ट्राइंगल चूज़ कर लिया हमने। क्यों चूज़ किया है वाला ट्राइंगल? क्योंकि मैडम इसमें क्या आ रहा है? पी ओ आ रहा है। लेकिन मुझे पी ओ किसके इक्वल दिखाना है? रीड करो, आर ओ के इक्वल दिखाना है। तो मुझे अभी ऐसा ट्राइंगल चूज़ करना है जिसमें आर ओ ये भी आता हो। बोलो कौन सा लेंगे? आर ओ एस। वेरी गुड। तो नेक्स्ट ट्राइंगल जो तुमने चूज़ करवाया बोलो कौन सा है? आर ओ एस। ठीक है, ये वाला शेप। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका नीचे वाला, ये दूसरा ट्राइंगल। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि हर दिन हम लोग नए नए ट्राइंगल्स लेते हैं? किसी भी दिन वही सेम लगा के ट्राइंगल ले रहे हैं क्या? ठीक, चलो कौन सा ट्राइंगल लिया है? पी ओ क्यू और दूसरा लिया है आर ओ एस। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का पहला नियम कि आपको लिखना है कि आप किन दो पर्टिकुलर ट्राइंगल में क्या लगा रहे हो? कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर रहे हो। तो मैं कॉन्ग्रुएंसी किस में अप्लाई कर रही हूँ? पी ओ क्यू में एंड आर ओ एस में। इज इट क्लियर? अब मुझे ना बार बार ऊपर ना डायग्राम देखने में थोड़ा सा आलस आ रहा है, मैं इस डायग्राम को नीचे क्या कर लेती हूँ? कॉपी कर लेती हूँ, ताकि बार बार हम लोगों को ऊपर चढ़ के जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये छोटा सा डायग्राम अपन ने यहाँ साइड में कॉपी कर लिया। क्या डायग्राम रीड्रॉ करने की नीड थी? हमने क्यों किया? क्योंकि हमें बार बार स्क्रॉल करके ऊपर ना जाना पड़े। ओके, पहला ट्राइंगल बोलो कौन सा है? फर्स्ट ट्राइंगल इज पी ओ क्यू। ये रहा पी पॉइंट, ये रहा क्यू पॉइंट और ये रहा ओ पॉइंट। सेकेंड ट्राइंगल बोलो कौन सा है? आर ओ एस। ये एस पॉइंट, ये आर पॉइंट और ये यहाँ ऊपर में रहा बोलो कौन सा पॉइंट? ओ। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब हमें पूरा दिमाग लगाना है कि आखिर इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सी चीज़ें क्या होंगी? इक्वल होंगी। किसको मैं किसके इक्वल कह सकता हूँ या कर सकती हूँ? पूरी मेहनत लगा दो। अगर तुम ये ढूंढ पाए कि कौन वाला किसके इक्वल रहेगा तो तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर सकते। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आपको उन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में क्या करना पड़ेगा? बोलो, कुछ इक्वल चीज़ें हैं क्या? आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये ढूंढना पड़ेगा कि वो दोनों एक दूसरे के बोलो क्या कर रही हैं, आप लोगों की कुछ इक्वल है भी कि नहीं। क्या लगता है उस ब्लू वाले ट्राइंगल में और उस आपके येलो वाले ट्राइंगल में कुछ इक्वल दिख रहा है क्या तुमको? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आती नहीं है, लेकिन संडे को याद से में से लेना। हाँ देखो, सबसे पहली चीज़ मैडम, ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड। बोलो क्यों? क्यों इक्वल है? क्या? एंगल 90 डिग्री होती है ना, साइड थोड़ी ना 90 डिग्री की होती है। फिर साइड्स पैरेलल होने से क्या इक्वल हो जाएंगी? मान लो ये पेंसिल है, ये पेन है, बोलो कौन क्या ये दोनों पैरेलल हैं? देखिए ये पेन तो बड़ा है और पेंसिल तो छोटी है। फिर
तो पैरेलल होने का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें इक्वल भी होंगी। एक छोटा और एक बड़ी चीज़ आपस में पैरेलल हो सकती है। फिर क्या रीज़न है? ये वाला पी क्यू और ये वाला एस आर आपस में क्यों इक्वल है? रीज़न इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नहीं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का उससे क्या लेना देना? वो पगली लड़की, आज क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? फिर दिमाग कहाँ गया है? तो इसका मतलब ये ऊपर वाला पी क्यू और ये नीचे वाला आर एस, बोलो क्या होंगे? अब बात भेजे में गई, पक्का गई, आगे कंटिन्यू करते हैं। और भी कुछ इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो टोटल कितने पार्ट्स इक्वल आने चाहिए? 3 पार्ट्स आने चाहिए। चलो अब क्या करें? तो हमने जब फर्स्ट डे पैरेललोग्राम वाले प्रूफ किए थे, उस दिन की क्लास को थोड़ा सा याद करो। उस दिन मैंने तुम्हें पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट बताया था कि दुनिया में जब जब पैरेलल लाइंस क्रिएट होती हैं तो पैरेलल लाइंस के क्रिएट होने की वजह से एक बहुत ही फेमस एंगल क्रिएट होता है, जिस एंगल को हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। मतलब अल्टरनेट एंगल कब क्रिएट होता है? जब लाइंस बोलो कैसी होती हैं? पैरेलल। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? और अगर लाइंस पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है, तो इसका मतलब ज़रूर अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या रहे होंगे? इक्वल रहे होंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, कल जो तुमने कॉपी में ढेर सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, क्या तुम ऐसा कह सकती हो कि ये जो ऊपर वाली पी क्यू है और जो ये नीचे वाली आर एस है, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? ये ऊपर वाली पी क्यू और ये नीचे वाली आर एस पैरेलल होंगी? बिल्कुल होंगी। क्या मैं इसको ट्रांसवर्सल ले सकती हूँ? तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा एंगल दिख रहा है? अल्टरनेट, बराबर। ओके, तो अब ये अपन ने यहाँ पे थोड़ा लिख दिया कि ये वाला एंगल लेट से नंबर 1 और ये वाला एंगल मतलब लेट से नंबर 2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2? इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे कि पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड ट्रांसवर्सल कौन है बोलो इस केस में? क्यू एस। तो यहाँ लिखेंगे एंड क्यू एस इज अ ट्रांसवर्सल। तो उन दोनों के पैरेलल होने की वजह से, उसके ट्रांसवर्सल होने की वजह से बोलो क्या हुआ है वहाँ पर? अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म। और अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। इसीलिए हमारा एंगल 1 और हमारा एंगल 2 भी आपस में बोलो क्या होंगे? सिमिलरली अगर मैं पी क्यू को पैरेलल लूँ, आर एस को पैरेलल लूँ, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल इस वाली लाइन को ले लूँ, बोलो क्या होगा? क्या मैं ये कह सकती हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे? क्यों कह सकते हैं? अल्टरनेट। यानी कि अगर मैं इसको नाम दे दूँ कि भैया तुम हो एंगल नंबर 3 और भैया तुम हो एंगल नंबर 4, तो क्या यही सेम प्रवचन यहाँ लिख सकते हैं? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और इसका रीज़न क्या होगा? पी क्यू पैरेलल टू आर एस, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल कौन सी वाली लाइन है? ऊपर वाले केस में हमने क्यू एस को ट्रांसवर्सल लिया था, ये इसको इस बार ट्रांसवर्सल किसको लिया है? पी आर को। गुड। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंड पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, और अब क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे बोलो कौन से एंगल्स बने हैं? अल्टरनेट एंगल्स बने। और क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, इसीलिए ज़रूर अल्टरनेट एंगल्स क्या रहे होंगे? इक्वल रहे होंगे। क्या ये बात पेट में गई? अब मुझे बोलो, क्या ऐसा मैं कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल नंबर 1 और ये वाला एंगल नंबर 2 आपस में इक्वल है? क्या मैं ये कह सकती हूँ ये वाला एंगल नंबर 3 और ये वाला एंगल नंबर 4 आपस में इक्वल है? तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ अभी कि यहाँ पे जो सेग पी क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? बोलो सेग एस आर के। इसका रीज़न क्या देंगे? अपोजिट साइड्स किसकी? रेक्टेंगल की। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बोलो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ, क्या हम लोगों को 3 मिल गए पेयर्स? अब बताओ इससे क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ
कि देयरफॉर मेरा जो ट्राइंगल पी ओ क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेचारा आर ओ एस। कौन से टेस्ट से? कितने एंगल मिले? 2। और साइड बोलो कौन सी है? उन दोनों एंगल के बीच वाली। तो इसको हम लोग कहेंगे कि अच्छा ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से वाले टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हुए? ए एस ए। ठीक है। लेकिन मैडम हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके क्या मिला? हमें तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। हमको तो ये प्रूफ करना था ये चीज़, आप तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आ गई। तो भाई अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट भी बोलो क्या होगा? अब थोड़ी अपनी आँखों को देखें, संघर्ष बैक बार, अपनी आँखों को देखो। इस वाले ट्राइंगल में पी ओ क्यू में क्या मैंने साइड पी क्यू को यूज़ किया कॉन्ग्रुएंसी के दौरान? देखो मैडम बिल्कुल आपने किया, एकदम किया। क्या मैंने यहाँ वाली साइड ओ क्यू को यूज़ किया कॉन्ग्रुएंसी की प्रूफ लिखते वक्त? नहीं किया। इसका मतलब ओ क्यू क्या है? उसका रिमेनिंग पार्ट। ओ क्यू क्या है उसका? अब बताओ ऐसा ओ क्यू के जैसा रिमेनिंग पार्ट नीचे ढूंढो। ओ क्यू के जैसा क्यों? ओ आर क्यों? ऐसे नहीं लेते। देखो ये ब्लू वाला एंगल था, इस ब्लू वाले एंगल के सामने बोलो कौन था? ओ क्यू। तो नीचे में भी आपको ब्लू वाले एंगल के सामने का ही ढूंढना है। इधर ब्लू वाले एंगल के सामने बोलो कौन है? ओ एस। तो यानी कि क्या इक्वल आएगा? ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। क्या ये बात समझ में? सीपीसीडी कैसे ले रही हूँ? ओ क्यू के साथ ओ आर क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे ऊपर में ओ क्यू कौन है? ब्लू वाले के सामने का। तो नीचे में भी आपको क्या लेना है? ब्लू वाले के सामने का। सो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि देयरफॉर सेग ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस चीज़ के? सेग ओ एस। कह सकते हो। सिमिलरली क्या ये जो ओ पी है, ये वाली ओ पी, क्या इसको मैंने कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज़ किया? नहीं किया। तो यहाँ से क्या बच गई? ओ पी बच गई। और नीचे से बोलो क्या बच गया? ओ आर बच गया। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि सेग ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो गई बोलो कि इसके सेग ओ आर के। और इन दोनों का रीज़न बोलो क्या रहेगा? सी पी सी टी। और तुम्हें नहीं लगता हमको यही प्रूफ करना था कि ओ क्यू इक्वल आना चाहिए किसके? और ओ पी इक्वल आना चाहिए किसके? और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। सो आवर एम जो था कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, वो चीज़ हाँ यहाँ पे प्रूफ हो। बाय विच टेस्ट? ए एस ए सेट। व्हाट डू यू मीन बाय ए एस ए टेस्ट? एंगल साइड एंगल टेस्ट। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ? पक्का? मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि मैडम ओ क्यू लिया है तो ओ आर ले लो। ऐसा नहीं होता। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी तुमने क्योंकि सीखी नहीं है, स्किप कर दी है लोअर क्लासेस में। अदरवाइज जब मैं इधर दूसरी बैचेस को कॉन्ग्रुएंसी सिखाऊंगी तब तुम बैठ के सीखना, तब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी अच्छा ऐसे लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का नियम क्या है? ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद पहले तो लगती है सीपीसीटी। और कब लगती है? पहले वाले ट्राइंगल का जो इक्वल पार्ट है उसकी अपोजिट साइड, और वही सेम पार्ट जो नीचे वाले ट्राइंगल में भी है उसकी अपोजिट साइड। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर? तो क्या ये जो आज हमने थ्योरम पढ़ा इसमें तुम्हें कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? पक्का? डन। क्लोज करें फिर। ठीक, फिलहाल